क्या भारतीय शेयर बाजार अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं? और आखिर क्यों अमेरिका के बाजारों में इस हफ्ते रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस तेजी के पीछे की असली वजह क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम करेंगे पूरे हफ्ते की मार्केट की चाल का गहराई से विश्लेषण। इस एपिसोड में हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स ने कैसे प्रदर्शन किया और कैसे S&P 500 और नैस्डैक ने नई ऊंचाइयों को छुआ और कैसी रहेगी अमेरिकी और भारतीय बाजारों की चाल। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी मार्केट की खबरों के साथ। आपको मिलेंगे उन सभी सवालों के जवाब जो आपके मन में है। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मार्केट मस्ती वीकली में और आपके फाइनेंशियल दोस्त चंद्रा और आदित्य के साथ। आज हम बात करेंगे उन बड़ी घटनाओं की जो अगले हफ्ते भारत और अमेरिका के शेयर बाजारों की दिशा तय कर सकते हैं। बिना किसी देरी किए देखते हैं कि इस हफ्ते बाजार का हाल क्या रहा। अगर आप देखें पर्टिकुलरली निफ्टी एंड सेंसेक्स विच आर द बैरोमीटर्स ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट्स, तो निफ्टी 25,100 के ऊपर और सेंसेक्स 81,900 के पास बंद हुआ, मेकिंग 8 कॉन्जिक्यूटिव सेशंस ऑफ गेन्स। खासकर आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर्स में अच्छी तेजी थी। इसकी वजह थी अमेरिका और इंडिया के बीच होने वाली ट्रेड टॉक्स और फेड द्वारा रेट्स कट करने की उम्मीद। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट्स हफ्ते भर पॉजिटिव ही रहा। वेलकम आदित्य टू द शो। अपने बारे में बताइए कि वीक कैसा रहा और बोथ इन टर्म्स ऑफ क्या हाल था अमेरिका में और किस तरह का मार्केट मूवमेंट आपने वहां फर्स्ट हैंड नोटिस किया। मैं पहले पर्सनल फ्रंट से शुरुआत करूंगा क्योंकि जैसे हम बोलते हैं मार्केट मस्ती, राइट? सो मस्ती पार्ट से शुरू करते हैं। ये हम्म। वीकेंड तो बहुत ही अच्छा था। सैटरडे कल वेदर काफी अच्छा था, तो हमने आउटडोर में कुछ एक्टिविटी की। और रात में एक हम्म। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ पार्टी थी, कैरियोकी पार्टी थी, तो लोगों ने सिंगिंग डांसिंग किया। हम्म। और वो हम्म। डॉक्टर्स थे जैसे कि 75 80 85 में, और उनके हम्म। पास भी सिंगिंग डांसिंग का जो पैशन था, तो उससे हमें एक चीज समझ हम्म। में आती है कि जीवन में मस्ती हमें हमेशा कंटिन्यू करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट, मस्ती और दो चार और पैशन होने चाहिए ताकि लाइफ हमेशा कलरफुल रहे। तो ये तो करेक्ट। था पर्सनल फ्रंट में। और एक चीज और है कि आज संडे है, आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो सभी बहुत एक्साइटेड होंगे। होप करते हैं कि इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगी, और इंडिया जैसे बड़े गेम्स में हमेशा पाकिस्तान को हराती है, तो होपफुली वैसा ट्रेंड कंटिन्यू रहे। तो पर्सनल फ्रंट में तो वीकेंड काफी अच्छा था और अभी भी काफी अच्छा होने की उम्मीद है। इंडिया अगर जीत जाती है आज के मैच में, तो ये तो बहुत ही फेबुलस वीकेंड होगा। तो चलिए मार्केट की तरफ आते हैं। तो जैसा आपने कहा कि मार्केट में काफी तेजी थी, दो तीन अच्छी पॉजिटिव न्यूज हैं। एक है रेट कट की उम्मीद है, दूसरा इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील के बारे में कुछ ट्वीट्स हुए यूएस प्रेसिडेंट और अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। और जीएसटी 2.0 का जो इम्पैक्ट है 22 सितंबर से देखने मिलेगा। तो आगे आने वाला वक्त बहुत ही अच्छा है। और जैसे यूएस में रेट कट शुरुआत हो जाएगी, अभी इस महीने से शुरुआत होती है 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट। अब वो फेड डिसाइड करेगा, तो उसके बाद से मार्केट में और तेजी बनी रहेगी। और मुझे लगता है कि अगले साल तक जब तक रेट कट साइकिल चलता रहेगा, तब तक अच्छी तेजी रहेगी। थोड़ा ओकेजनल पुल बैक हो सकता है 1 2 3% का, पर वो तो नॉर्मल है। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। तो सही कहा आपने। और अमेरिका के मार्केट्स इस हफ्ते नए रिकॉर्ड बनाए हैं। S&P 500, डाउ जोन्स और बीट नास्डैक तीनों रिकॉर्ड्स हाई पर पहुंचे हैं। और इन्वेस्टर्स में भी काफी पॉजिटिविटी थी क्योंकि लाइक यू सेड फेड के इंटरेस्ट रेट कट करने की उम्मीद बढ़ गई है। और टेक स्टॉक्स ने खास परफॉर्मेंस दी जिसके वजह से नास्डैक में भी बढ़ोतरी हुई। पिछले वीक क्या असर हुआ इंडिया मार्केट्स की बड़ी खबरों का मार्केट पे? आरबीआई की जो नई पॉलिसी जिसकी बात हो रही है, आरबीआई ने कोई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और आगे चलकर दरें कम करने की संकेत दिए हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आरबीआई ने अभी भी महंगाई काबू में रखने पर ध्यान दे रहा है। भले ही यूएस दरों की कटौती की उम्मीद बढ़ रही है, आरबीआई का फैसला दिखाता है कि वह घरेलू अर्थव्यवस्था को देखते हुए ही निर्णय लेगा, न कि सिर्फ वैश्विक बाजारों के दबाव में। और इस खबर से मेरे ख्याल से बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स पर सीधा असर पड़ता है। आप क्या कहते हैं इस पर? हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए आरबीआई का बेसिकली
मेन फोकस क्या रहता है कि लिक्विडिटी हो या इन्फ्लेशन हो, ये दोनों को बैलेंस करके चलना है। अब इसको बैलेंस करने के लिए उनके पास जो टूल्स हैं वो क्या है, बेसिकली रेपो रेट है, और एक दूसरा होता है सीआरआर रेट जो कि होता है कैश रिजर्व रेशियो, और तीसरा होता है एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये तीन टूल्स के हिसाब से ही वो लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो उन्होंने डेटा को देखा होगा और उस डेटा के हिसाब से, जैसे अभी पिछली मीटिंग में आरबीआई गवर्नर ने काफी एग्रेसिवली रेट कट्स वगैरह किए थे, तो इस शॉर्ट इंटरवल में उन्होंने कोई मैसिव चेंजेस नहीं किए। उन्होंने डेटा रीएनालाइज किया होगा और उसके बाद उस कंक्लूजन में पहुंचे होंगे कि बैलेंस करना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा एक्सेस लिक्विडिटी से मार्केट ओवरहीट हो जाए। तो वो थोड़ा इस मीटिंग में उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, पर आगे उन्होंने एश्योरेंस दिया है और आगे हम होपफुल हैं कि कुछ और रेट कट होंगे और सीआरआर वगैरह में कटौती होगी। एक्चुअली मैं सोचता हूँ कि थोड़ा इसमें हमें और डिस्कस करना चाहिए ताकि लोग समझ सकें कि बेसिकली ये रेशियो होते क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आरबीआई बेसिकली क्या है, सारे बैंक्स को मैनेज करते हैं इंडिया में, ठीक है। वो बेसिकली क्या करते हैं कि अगर सारे बैंक से कुछ डिपॉजिट लें, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कि सारे बैंक्स को एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ लिक्विडिटी या उनका जो डिपॉजिट्स हैं उसका एक परसेंटेज आरबीआई के साथ डिपॉजिट करना होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि अभी का जो सीआरआर है वो 4% पर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हर बैंक के पास, मतलब एक बैंक के पास अगर 100 रुपए हैं डिपॉजिट में, तो उसको अपने 4 रुपए आरबीआई के साथ रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब आरबीआई को ऐसे 4 रुपए 5 रुपए अलग अलग बैंक से मिलेंगे। तो अब आरबीआई क्या करता है, वो सीआरआर के रेट को बढ़ा घटा के सिस्टम की लिक्विडिटी को कंट्रोल कर देते हैं। अब अगर आप देखें तो आरबीआई के पास करेंटली मोर देन $120 बिलियन हैं। अब आप सोचिए कि 1% अगर सीआरआर रेट कम या ज्यादा होता है तो उससे लगभग 2.5 लाख 3 लाख करोड़ की लिक्विडिटी सिस्टम में आ सकती है या सिस्टम से निकाली जा सकती है। तो ये कितना बड़ा मैसिव टूल है, ये बेसिकली लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए है। अब दूसरा रेपो रेट है। अब रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या करता है, आरबीआई डिसाइड करता है कि इस रेट पर वो बैंक्स को पैसा देंगे। अब जैसे क्या होगा कि अगर किसी बैंक के पास, जैसे एक रेशियो हमने बात की कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, उसी तरीके से एक दूसरा रेशियो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये आरबीआई क्या बोलता है कि आपको अगर अपने बैंक के ऑपरेशंस मेंटेन करने हैं सक्सेसफुली, क्योंकि बैंक का धंधा क्या होता है कि डिपॉजिट्स बैंक कलेक्ट करता है और फिर उस डिपॉजिट को लोन करता है, ठीक है, क्रेडिट लेंडिंग। तो बेसिकली इस चीज में क्या होता है कि बैंक ने अगर मिसमैनेज किया उसको, तो क्या हो सकता है कि बैंक के पास अगर 100 रुपए आए और बैंक ने 4 रुपए अपने आरबीआई को दे दिए सीआरआर के तरफ से, और बाकी उनके पास जो बचे 96 रुपए, अगर उन्हें पूरे 96 दे दिए, कल को एक कस्टमर आता है बोलता है कि मुझे विड्रॉल करना है, तो उनके पास पैसा नहीं रहेगा। तो इसलिए आरबीआई क्या बोलता है कि आपको 18 रुपए ऐसे लिक्विड एसेट्स में रखने हैं जो आप कभी भी निकाल सको। तो इससे क्या होगा कि बैंक का ऑपरेशन कभी खतरे में नहीं पड़ेगा, बैंक हमेशा सॉल्वेंट रहेगा, और किसी भी एकदम से अगर कस्टमर की तरफ या कोई डिमांड आती है तो वो कैश की सिचुएशन को हैंडल कर सकेगा। तो 18% अभी एसएलआर रेशियो है। तो उससे क्या हो जाता है कि बैंक की सॉल्वेंसी और ऑपरेशंस स्मूथली फंक्शन करते रहते हैं। तो अब आप देखिए कि 18 और 4 जो हुआ 22 हो गया, ठीक है। तो बैंक के पास क्या बचा, 78 रुपए हैं जिसको वो लोगों को लोन दे सकता है और जिसके बेसिस पे वो इंटरेस्ट कमा सकता है, जिससे वो अपना क्या होगा कि बैंक की कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस को भी मैनेज करेगा और प्रॉफिट भी कमाएगा उसके बेसिस पे। अब क्या होता है कि कभी अगर बैंक्स को एक्सेस लोन देना है या कुछ करना है, तो बैंक्स को भी कुछ शॉर्ट टर्म कैश की जरूरत पड़ सकती है। तो बैंक किसके पास जाएगा, एक बैंक क्या कर सकता है कि आरबीआई के पास जाए और आरबीआई से पैसा ले ले। तो आरबीआई क्या करता है, वो रेपो रेट डिसाइड करता है जिसपे वो कमर्शियल बैंक्स को लोन करते हैं। तो अभी वो जैसे कि अगर 5-6% है, ठीक है, या 6.5% है, तो वो उसके बेसिस पे बैंक्स को लोन मिल जाएगा। तो ये रेट भी ऊपर नीचे होने से क्या होता है कि बैंक्स को फायदा होता है। अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो इसका मतलब है कि आरबीआई लिक्विडिटी को टाइट कर रहा है,
और अगर उस रेट को आरबीआई घटा रहा है तो इसका मतलब है कि बैंक्स को सस्ते में फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे, वो लोन देके और पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए तीनों रेशियो को, रेट्स को समझना बहुत जरूरी है। उससे हम बैंक्स की निटी-ग्रिटी और बैंक्स के ऑपरेशंस को समझ सकते हैं। सही कहा। और आपने अगर देखा होगा तो आरबीआई ने अपने स्टांस को विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन पर बरकरार रखा है। यह सुनने में थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि आरबीआई अभी भी अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त तरलता, लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश कर रहा है। और अकोमोडेशन का मतलब है कि जब आरबीआई ब्याज दरें कम करता है और सिस्टम में पैसा डालता है ताकि ग्रोथ को बढ़ावा मिले। तो इसी तरह से विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का मतलब है कि जब वे इस सपोर्ट को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, इससे बैंकों के लिए पैसा महंगा होता है, जिससे क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है। तो यह दिखाता है कि आरबीआई अर्थव्यवस्था को ज्यादा गर्म होने से बचाना चाहता है। खैर, अगला सवाल अगर मैं इस पर पूछूं कि किन सेक्टर्स पर आरबीआई के विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का असर होगा। ये इस सेक्टर से वही कंजम्पशन रिलेटेड जो सेक्टर हैं, आरबीआई के मुंह से ज्यादातर वही इम्पैक्ट होता है, कंजम्पशन वाले और बैंकिंग सेक्टर। ये सब के बैकग्राउंड में अगर हम ये सवाल करें कि क्या उम्मीद करें, क्या आगे क्या होगा, इस पर आपकी कोई टिप्पणी या राय है? कि आगे तो रेट कट होने हाँ, वाला है। सही कहा। और मुझे लगता है कि निवेशकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आरबीआई दुनिया की जो अलग अलग चीजें हो रही है उसके दबाव के बजाय अपने घरेलू आर्थिक स्थिति को प्राथमिकता दे रहा है। मुझे लगता है एक समझदार और स्थिर दृष्टिकोण है जो लंबी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा साबित होगा। इसके साथ साथ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके ऊपर भी कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स हुई है, जैसे कि भारत, अमेरिका, सऊदी अरेबिया और यूरोपियन यूनियन के बीच एक नए आईएमईसी कॉरिडोर के निर्माण पर सहमति बनी है और इसका उद्देश्य व्यापार को सुगम बनाना और कनेक्टिविटी बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि इस खबर से लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से जो जुड़ी भारतीय कंपनियां हैं उनको काफी फायदा हो सकता है। हम अब थोड़ा सा यूएस मार्केट की ओर चलते हैं और वहां की अगर हम कुछ बड़ी खबरें देखें तो यूएस में जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं उम्मीद से थोड़े ज्यादा गर्म रहे और इसका मतलब है कि महंगाई अभी भी फेडरल रिजर्व के 2% के लक्ष्य के ऊपर है। सवाल ऐसा बनता है कि मार्केट्स ऊपर क्यों गए। उसका रीजन मुझे लगता है कि निवेशकों को उम्मीद है कि यूएस की अर्थव्यवस्था में सुस्ती और मजदूर बाजार की कमजोरी के चलते फेड जल्द ही ब्याज दरें कम करेगा। हाँ, रेट कट तो एफओएमसी की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट की ऑलमोस्ट 90% है और रफली 8 to 10% है 50 बेसिस पॉइंट की। बट 50 बेसिस पॉइंट का एक डाउन साइड ये है कि अगर फेड 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करता है तो उससे लोगों को ये सिग्नल जाएगा कि इकोनॉमी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, कि फेड बड़ा एक्शन ले रहा है। तो उससे एक चीज क्या हो सकती है कि एक टेम्पररी सेल ऑफ आ सकता है मार्केट में। बट जैसे कि इन्फ्लेशन डेटा आया है कि इन्फ्लेशन 2.9% आया है और फेड की एक्सपेक्टेशन है ऑलमोस्ट 2% के आसपास। तो अगर थोड़ा सा ज्यादा डेटा देखा जाए तो हो सकता है कि फेड केवल 25 बेसिस पॉइंट की ही रेट कट करे, जिससे मार्केट संभल जाए, उतना मतलब सेल ऑफ वगैरह ना आए। बट इन एनी केस जैसे हम देख रहे हैं कि विक्स काफी लो है, अभी 14 के आसपास आ चुका है। और मतलब अगर विक्स इसी तरीके से गिरता रहा और मतलब फेड ने 25 बेसिस पॉइंट किया तो हम देख सकते हैं कि थोड़ा और मूव देख सकते हैं बिफोर टेम्पररी पुल बैक। और अगली बड़ी खबर है यूएस मार्केट से कि टेक कंपनियों ने ले ऑफ का ऐलान किया है। और मैं जब अमेरिका में था इस अप्रैल तक, तब उसके पिछले 2 साल और लगातार मैं कह सकता हूं कि दिसंबर 22 से कई सारे बड़ी टेक कंपनीज ने ले ऑफ का अनाउंसमेंट किया था और ले ऑफ भी किए थे। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इसे एक बुरी खबर मानते हैं, लेकिन मार्केट्स ने इस खबर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और उसका रीजन शायद ये होगा कि कंपनीज अपनी लागत कम कर रही है और जिससे उसका मुनाफा बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये रहा अमेरिकी और भारतीय बाजारों का हाल। अगले सप्ताह बाजारों में कौन सी ऐसी अहम खबरें या घटनाएं हैं जिन पर निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो विदेशी और घरेलू निवेशकों की चाल, एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं और डीआईआई खरीदारी कर रहे हैं।
तो अगर एफआई की धारणा बदलती है तो बाजार में तेजी आ सकती है। और साथ साथ अगर देखा जाए तो अमेरिकन बाजार में लाइक आदित्य मेंशन बिफोर, फेडरल रिजर्व की बैठक है जो 16 और 17 सितंबर को, ये सबसे बड़ी घटना होगी बाजार के लिए। और बाजार मान रहा है कि फेड ब्याज दरों में 0.25 की कटौती करेगा। तो आदित्य, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, इन्वेस्टर्स शुड कीप एन आई फॉर अमेरिकन और इंडियन मार्केट्स। इन्फोसिस ने एक बहुत ही बड़ा बायबैक अनाउंस किया है। लगभग कुछ 18,000 करोड़ का बायबैक अनाउंस किया है। ओवरऑल दोनों बाजारों के लिए अहम थीम रहेगा कि ब्याज दर बनाम महंगाई। सेंट्रल बैंक अब महंगाई और आर्थिक ग्रोथ के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वैश्विक व्यापार में बदलाव, टैरिफ में छूट और नए एक्सपोर्ट समझौते भारत जैसे देशों को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये तो रहा बाजारों का हाल। तो दोस्तों, इस मार्केट मस्ती वीकली के चौथे और खास एपिसोड में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें हम कुछ स्ट्रेटजीज पर बात करेंगे। जैसे मैं और आदित्य ग्लोबली डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर्स है, हमारे कई मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स है और हमारा कोर पोर्टफोलियो है, और उसके साथ साथ हम मोमेंटम ट्रेडिंग या ऑप्शंस ट्रेडिंग भी करते हैं, जिसका हम कैटलिस्ट के जैसे उसे देखते हैं, जो हमारा कोर पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करने में, बेस बढ़ाने के लिए फायदा काफी अच्छी तरह से आप लोग भी ले सकते हैं। इसके बारे में आदित्य, अगर आप अच्छे से समझाए इन्वेस्टर्स को कि व्हील स्ट्रेटेजी क्या है और किस तरह से वो आपके कोर पोर्टफोलियो में कैटलिस्ट के जैसे काम कर सकती है। ऐसी स्ट्रेटजी है जो हमारे पोर्टफोलियो में रिटर्न को बूस्ट करती है। बेसिकली हम सब मार्केट में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और कभी कभी मार्केट में ऐसा फेज आता है जहां की मार्केट कंसोलिडेशन में चल रहा है या मार्केट थोड़ा सा स्लो है। तो और हमारे पास अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग है काफी, तो हम क्या करते हैं कि उसका मार्जिन यूटिलाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया कि आपका एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट हो जाता है, और ये आपको हेल्प करता है कि ओवरऑल अल्फा जनरेट करने के लिए। तो व्हील स्ट्रेटजी एक काफी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये लो रिस्क भी है और ये आपको कांस्टेंट बेसिस में मंथ ऑन मंथ अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकती है। तो इसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जो आपको जानना चाहिए अगर व्हील स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करना है। तो इसके लिए पहले आपको ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो कि आप लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हो, जिनका आउटलुक मतलब फंडामेंटली जो आपको अच्छे लगते हैं और जिनको आप खरीदना ही चाहोगे। तो उनका बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि आप जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, इसमें मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है। जैसे जोमेटो है, जोमेटो जिसका नाम है एटर्नल आजकल। तो अगर एटर्नल का करंट प्राइस चल रहा है 330, तो इसमें हमने जैसे एग्जांपल स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि हमने जो एटर्नल का पुट ऑप्शन बेचा है तो वो है 305 का, सितंबर 30 का। तो अब 305 में जब हम पुट ऑप्शन बेच रहे हैं तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली हम 305 में इसको बोल रहे हैं कि हम 305 अगर प्राइस हिट करता है, करंट प्राइस अगर 330 है, तो उस प्राइस पे हम इस स्टॉक को खरीदने को तैयार हैं। और 2425 का लॉट है, तो इसका मतलब है कि हम 2425 शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए क्या है, जब आप पुट ऑप्शन बेचते हो तो आपको एक प्रीमियम मिलता है। तो इसमें हमें 6.90 रुपीज प्रीमियम मिल रहे हैं। तो अगर आप 2425 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अमाउंट लगभग 17,000 रुपए आता है। तो पुट ऑप्शन बेचते टाइम पे आपको 17,000 रुपए लगभग मिल जाएंगे। अगर स्टॉक प्राइस 30 सितंबर को इस 305 से नीचे या उससे नीचे होता है तो क्या होगा कि ये 2425 शेयर आपको खरीदने पड़ेंगे 305 रुपए पे। पर अगर ये प्राइस हिट नहीं होता है, अगर 30 सितंबर को इसका प्राइस रहता है 306, तो इसका मतलब है कि वो ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा और आपने जो 17,000 रुपए कलेक्ट कर किए हैं वो आपके हैं, और आप अगले मंथ फिर तो इसको नया पुट ऑप्शन बेच सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जिस जिस मंथ आप इसको पुट ऑप्शन बेचते रहेंगे, 3-4 महीने अगर आपने बेच दिया तो आपको 17,000 इंटू ईच मंथ, राइट, उतना प्रॉफिट हुआ। और क्या होगा, 3-4 महीने के बाद किसी एक मंथ ये आपको एक्चुअली प्राइस नीचे आया और आपको ऑप्शन असाइन हो जाएगा। तो उस महीने क्या होगा कि 2425 शेयर आपने खरीद लिए तो आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे।
तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, फिर इसका कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। तो कॉल ऑप्शन क्या होगा, जैसे अगर आपको आपकी खरीद प्राइस में 305 हो गई, आपको 305 पे अगर पुट असाइन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 305। तो आप क्या कर सकते हैं कि 315 का कॉल ऑप्शन हर महीने बेचते चलें। मतलब प्राइस जैसा भी हो, पहले महीने हो सकता है कि 315 हो, फिर शायद प्राइस अगर थोड़ा और नीचे आया, 305 की जगह 300 आ गया, तो अगले महीने आप 310 का पुट ऑप्शन बेच दें, और हर महीने आप वही 6-7 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट करते चलें। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक व्हील के जैसे बन जाता है कि पहले आपने शुरुआत की थी पुट ऑप्शन बेचते बेचते, फिर जब आपको ऑप्शन असाइन हो गए तो आपने कॉल ऑप्शन बेचना चालू किया, और कॉल ऑप्शन 2-3 महीने में, जिस महीने अगर आपके निकल गए, तो उस महीने शेयर अगर आपके बिक गए, तो आप वापस से फिर पुट ऑप्शन बेचना चालू कर दें। तो इसमें सबसे क्रूशियल जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ऐसा स्टॉक है जिसको आप खरीद सकते हैं और जिसको आप होल्ड कर सकते हैं। तो क्या है कि क्योंकि आप पुट ऑप्शन का मिनिमम लॉट बड़ा है, इसमें 2425 शेयर हैं, तो अगर आप के पास लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, होल्डिंग है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसी होल्डिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं मार्जिन एज मार्जिन, और आप ये स्ट्रेटजी को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं बताऊं कि हम लोग इजीली लगभग 8-10 ट्रेड ऐसे ऑप्शन, हम 8-10 इक्विटी स्टॉक्स जो हैं उसमें हम ये करते हैं। तो एक ऑप्शन जैसे हमने शेयर किया आपको कि इसमें लगभग 17,000 का आपको प्रीमियम मिल गया। तो क्या हो जाता है कि अगर आपने महीने में ऐसे 8 या 10 स्टॉक किए, तो आप 1 लाख, 1.5 लाख, अप टू 2 लाख, कभी कभी अगर लकी हो, अगर आपको सही प्रीमियम मिल गया, तो ये एक मंथली इनकम मिल जाती है उससे। और सिमिलरली इसके बाद अगर मैंने एक दूसरा अमेरिकन मार्केट का भी एग्जांपल दिखाया है इसमें। मुझे इस पे कुछ जोड़ना है कि हाँ, पहली बात तो यहाँ पर जो एग्जांपल्स लिए गए हैं स्टॉक्स के, वो प्योरली और इंडिकेटिव है। इसका किसी भी तरह से ये मतलब नहीं है कि आप इन स्टॉक्स में ट्रेड करें या इस तरह से कोई पोजीशन ले। सो ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर लिए गए हैं। आपको ऐसे स्टॉक्स में ही ये स्ट्रेटेजी करनी चाहिए जिन स्टॉक्स को आप अच्छी तरह जानते हो। तो आप ऐसे स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं जो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है और जिनको आप लंबे समय से होल्ड कर रहे हो और उनकी प्राइस मूवमेंट्स और उनके फंडामेंटल्स के बारे में अच्छे से जानते हो। ये सब इसलिए ताकि असाइनमेंट हो जाता है और आपको वो स्टॉक्स अगर होल्ड करने पड़ेंगे आपके पोर्टफोलियो में, तो वो स्टॉक्स ऐसे होने चाहिए यू वोंट माइंड होल्डिंग दोज इन योर पोर्टफोलियो। राइट आदित्य? करेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, या सो यही हमारा इंटेंशन है कि हम अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और अपने एग्जाम्पल, अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हमने ये ट्रेड लिया है, वो टाइम डिफरेंट था, हमको डिफरेंट डील मिल गई। अब कोई दूसरा बंदा अगर जाके 5 दिन बाद ये ट्रेड इंटर करने की कोशिश करता है, तो वो हो सकता है सिनेरियो और सिचुएशन टोटली डिफरेंट हो। तो बेसिकली क्या है कि ये केवल स्ट्रेटजी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए आगे सही देखते है। हैं। एक दूसरा एग्जांपल मैं दिखाता हूं यहाँ। ये एक स्टॉक है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का। इस कंपनी का नाम है NBIS। ये बेसिकली क्या करती है कि ये एनवीडिया की जो जीपीयू चिप्स होती हैं, तो ये बेसिकली उनकी चिप्स को, क्या होता है कि एनवीडिया की चिप्स काफी एक्सपेंसिव है मार्केट में। तो बड़ी बड़ी कंपनीज तो इसे आसानी से खरीद लेती हैं, बट छोटी कंपनीज के लिए खरीदना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बेसिकली उनके चिप्स को एक रेंट के जैसे करते हैं, कि उसको ये एक नया टर्म है मार्केट में, उसको बोलते हैं जीपीयू एज अ सर्विस। तो जीपीयू एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो स्मॉलर क्लाइंट्स या छोटी मोटी कंपनी को अगर उनके डेटा सेंटर में ये जीपीयूज यूज करने हैं, तो वो यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब मार्केट और डिमांड काफी अच्छा बढ़ रहा है। तो ये मुझे एक काफी अट्रैक्टिव कंपनी लगी, तो मैं इसको कुछ दिन से ऑब्जर्व कर रहा था। तो जैसे अगर आप इसको स्क्रीनशॉट में देखें, तो मैंने इसे देखा कि ये स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, तो एक ब्लू लाइन मैंने दिखाई है वहां पर। तो वहां पर क्या हुआ, मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव ये लगा कि इसमें काफी ग्रोथ है, तो ये एक सर्टेन लेवल के नीचे नहीं जाएगा। ये मेरा एनालिसिस था टेक्निकल चार्ट वगैरह देखने के हिसाब से। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसका
66 का पुट बेच दिया, तो उसके लिए मुझे 2.6 प्रीमियम मिला। तो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का लॉट था इसका, तो $266 का मुझे प्रीमियम मिला। और ये था कि $66 में मुझे 100 शेयर खरीदने पड़ेंगे अगर ये नीचे आता है, तो 66 और बिलो। तो मैं ओके था कि ये सोचकर कि भाई अच्छी कंपनी है ये, इस कंपनी को मैं लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकता हूं, तो मैंने उसको ट्रेड लिया। अब क्या हुआ कि आप देखिए तो वहां पर ये एक दूसरा मैंने रेक्टेंगल बॉक्स बनाया है जहां लिखा है ऑप्शन कॉस्ट लेवल 63.34। तो वहां लगभग वो थोड़ा सा टेम्परेरीली नीचे आया था, तो मुझे क्या हुआ कि 66 भी असाइन हो गया ये। तो अगर अगला स्क्रीनशॉट देखें तो वहां मैंने दिखाया है कि यहाँ मुझे असाइनमेंट का ईमेल आया कि एनबीआईएस मुझे $66 में पुट असाइन हो गया। इसका मतलब है कि मुझे $66 पे 100 शेयर असाइन हो गए। अब क्या हुआ कि ये जो है, अगर आप देखें अभी इसका प्राइस है $90 इस स्क्रीन में। तो क्या हुआ, मुझे वो 66 पे असाइन हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि इमीडिएटली ये शेयर एक दो दिन में इवन 100 तक टच करके गया। तो क्या हुआ कि 66 का 6,600 बिकेम लाइक $10,000, राइट, विद इन अ स्पैन ऑफ 3-4 days. Now I can go and sell the call option on this one. So अगर मैं 100 का कॉल ऑप्शन बेचता हूं तो मुझे कुछ और प्रीमियम मिल जाएगा। तो अगर आप देखें तो अभी मुझे इसमें लगभग $2,700 का प्रॉफिट है। और अगर मैं इसका कॉल ऑप्शन बेच दूं तो मुझे उस कॉल ऑप्शन पे और $400-500, मतलब 3 या 4-5 डॉलर प्रीमियम मिलता है इनटू 100 शेयर्स, तो वो और मिल सकता है। तो ये लास्ट वीक का ट्रेड था। तो बेसिकली क्या है कि इस तरीके के ट्रेड हम कंपनीज को आइडेंटिफाई करते रहते हैं, और जो भी टेक्निकल चार्ट और फंडामेंटल इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो शेयर हमें ऐसा लगता है कि जिसको हम लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं, उस टाइप के स्टॉक्स में ही हम ये ट्रेड, इस तरीके की पोजीशन ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अब पॉइंट क्या है कि ऑप्शन सेलिंग वगैरह क्या है कि ये आपको अलाउ करती है कि आपको गुड क्वालिटी स्टॉक्स अगर आप डिस्काउंट में खरीदना चाहते हैं तो आप व्हील स्ट्रेटजी के थ्रू डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। और डिस्काउंट में खरीदते हैं, और सिंस पुट ऑप्शन वगैरह के थ्रू कम से कम मिनिमम लॉट होता है हर शेयर का, कि जैसे इटर्नल का हमने देखा कि 2425 शेयर का मिनिमम लॉट था, यहाँ एमबीआईएस का हमने देखा कि 100 का लॉट था। तो आप जब एक बल्क में शेयर्स खरीदते हो, तो जैसे अगर वो ऊपर जाते हैं तो आप बल्क में बेचकर उनका प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी हाईली इफेक्टिव है, काफी टाइम से हम लोग कर रहे हैं, और इसका अच्छा इम्पैक्ट हमें अल्फा जनरेट करने में हेल्प मिलती है। तो ये एक स्ट्रेटजी हम शेयर करना चाहते थे कि जो एक्सपीरियंस शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, आई एम श्योर ये बहुत ही कॉमन स्ट्रेटजी है, तो इंटरनेट पे काफी लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, कुछ लोग फेमिलियर होंगे। तो हमने सोचा कुछ इसकी और डिटेल शेयर कर सकते हैं, और लोग अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वगैरह के साथ डिस्कस करके या और रिसर्च करके इस स्ट्रेटजी के बारे में और जान सकते हैं। तो अच्छी बात ये रही कि आपने दोनों मार्केट से एक एक एग्जांपल लिया, जैसे जोमेटो और नेबियस ग्रुप। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा, और अब आप ऑप्शंस की व्हील स्ट्रेटजी को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, यह था इस हफ्ते की मार्केट मस्ती का सफर। हमने देखा कि कैसे भारतीय बाजारों में स्थिरता दिख रही है, और वही अमेरिका में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, और आरबीआई अपनी सावधानी भरी राह पर चल रहा है। अगले हफ्ते में हलचल रहने वाली है। जीएसटी सुधार, फेड की बैठक और नए लॉन्च सब मिलकर बाजार की दिशा तय करेंगे। हमारी नजरें ग्लोबल महंगाई आंकड़ों पर और कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों की रिपोर्ट्स पर भी रहेंगी। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और मार्केट मस्ती को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। साथ ही साथ नीचे जो कमेंट बॉक्स है, उसमें हमें बताएं कि आप किस टॉपिक पर और जानकारी चाहते हैं, या आपके सवाल क्या है। आदित्य, एनी पार्टिंग थॉट्स? हाँ, एग्जैक्टली, यू कवर्ड इट। सो बेसिकली नेक्स्ट वीक थोड़ा एक्साइटिंग रहेगा कि काफी कुछ बड़े इवेंट्स होने वाले हैं,
फेड रेट कट वगैरह, तो मार्केट हो सकता है कि डाउन हो जाए, या मार्केट हो सकता है कि थोड़ा और ज़्यादा बढ़े यहाँ से। और इंडियन मार्केट में जैसे ट्रेड डील की पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, तो उसका और अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। तो आई एम एक्साइटेड फॉर इट। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली बात तो क्या है कि आज का क्रिकेट मैच इंडिया और पाकिस्तान का, तो होपफुली हमारे सारे जो दर्शक जो देखते हैं मार्केट के साथ साथ क्रिकेट में भी उनको अच्छी गुड न्यूज़ मिले, और सबका संडे बहुत ही हैप्पी फैंटास्टिक रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट संडे। हैप्पी इन्वेस्टिंग, धन्यवाद। धन्यवाद। बाय।